डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज a reaction in which a more reactive element displaces less reactive element from their compound। कुछ ऐसा होता है, आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस ए बी है और उसके साथ सी कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है। सी जो है मोर रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू किसके, ए के, तो ये ए को बाहर कर देगा और खुद जो है कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, बीसी के साथ। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लिख सकते हैं अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड से अलग कर देता है ना। उम्मीद करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। यहां भी एक्टिविटी है, यहां भी एक्टिविटी से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में जो एक्टिविटी दिया हुआ है अब उसको समझते हैं। उसमें कह रहा है एक्टिविटी में आपको पहले 3 नेल्स ले लेना है। क्या करना है, 3 नेल्स ले लेना है। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा 3 नेल्स किल है ना। आप 3 नेल्स ले लिए। इसके बाद कहता है आपसे कि आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ये हमारे 2 टेस्ट ट्यूब हो गए, ठीक, ए और बी। इसके बाद आपसे कहेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस एक्टिविटी को समझने के लिए कि आप एक काम कीजिए, आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लीजिए, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ CuSO4 को पानी में मिक्स कर देंगे ना तो वही कहलाता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जब किसी केमिकल सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व कर देंगे, घुला देंगे, तो हम कहते हैं कि ये उसका सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए कि हम पानी में नमक को डिसॉल्व कर देंगे तो जो मिला हमको वो क्या है, वो नमक का, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अगर चीनी मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, वो शुगर का सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरीके से हमको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेना है। और अब इसके बाद आपको कह रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको एक काम करना है, 5 ml दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है ना दोनों में। और 3 कील है, उसमें से 2 कील आपको बाहर निकाल लेना है। दोनों कील को रस्सी से बांध लेना है ना। 1 कील वहीं पे छोड़ देना है। 2 कील लेकर रस्सी से बांध के, रस्सी से नहीं धागा से बांध लेना है ना। और धागा से बांधने के बाद उसको एक वाले सॉल्यूशन में क्या करना है, लटका देना है। 3 कील लिए, 2 को धागे से बांध के, एक वाले, मान लो कंडीशन ए वाले में, बी वाले को कुछ नहीं करना, बी वाले को वैसे ही छोड़ देना है जैसे यहाँ पे हमने एक नेल को छोड़ दिया है। क्योंकि बाद में देखेंगे जब चेंजेज होगा तो हम कंपैरिजन करेंगे कि इस नेल में और बाद वाले नेल में, इस सॉल्यूशन में और बाद वाले सॉल्यूशन में। तो जब हम आयरन नेल यहाँ पे छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या काफी देर के लिए, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। और उन्हीं इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉपर सल्फेट बाई कलर ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेल को धागे में बांध के हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर से चेंज होकर कलरलेस हो जाता है। या कलरलेस नहीं कहेंगे, सॉरी कलरलेस नहीं कहेंगे, ये ब्लू कलर से चेंज होके स्लाइटली ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। स्लाइटली ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें नेल डाल देने पे, यानी कि आयरन डाल देने पे इसका कलर चेंज हो गया। और हम क्या पढ़े थे, कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है, कलर चेंज होने का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि
कलर जो चेंज हुआ है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। किस तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कलर क्यों चेंज हुआ, तो कहना है केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। ये जो स्लाइटली ग्रीन कलर का जो प्रोडक्शन हुआ है ये किसके वजह से हुआ है? तो इसी के लिए आपको समझना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसका कलर ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन था। जब इसमें हम आयरन का नेल डालते हैं यानी कि आयरन डाल देते हैं तब ये क्या करता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किसके, कॉपर के कंपैरिजन में। आयरन इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से। जब कॉपर से ये मोर रिएक्टिव है तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, बाहर कर देता है और खुद बनाता है फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का ही कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आपसे पूछेगा ग्रीन कलर किस नए सब्सटेंस की वजह से है, तो कहना है कि फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन से होता है। आपसे पूछेगा कि ये एक्टिविटी दे देगा कि ब्लू कलर का एक कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन के नेल डालने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। ये किस तरीके का रिएक्शन है, तो कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। ठीक इसी तरीके से एक चीज और यहां पे समझना है कि जैसे कॉपर सल्फेट से आयरन उसको बाहर कर दिया और बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर। अब सवाल है कि क्या फेरस सल्फेट का जब रिएक्शन कॉपर के साथ कराया जाएगा तो क्या ये कॉपर इसको निकाल के बाहर करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे सीधी सी बात होगी, नो रिएक्शन होगा। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये बताइए कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं सिल्वर का, इसी तरीके से कॉपर क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं लेड का, अगर कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन कराएं जिंक का, और अगर हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं आयरन का, और आयरन सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराएं हम जिंक का। अब आपको बताना है कि कहाँ रिएक्शन होगा और कहाँ नहीं होगा। इसी तरीके से सवाल देता है कि कहाँ रिएक्शन होगा और कहाँ नहीं होगा। यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगी। लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि यहाँ रिएक्शन होगा। वो क्या करेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को उससे बाहर कर देगा। जिंक रिएक्शन होगा यहाँ पे क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक इसी तरीके से आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा और यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलिए ये बताइए कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है क्या वो ज्यादा रिएक्टिव है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है? तो एक सीरीज है जो आपको मेटल एंड नॉन मेटल वाले में पढ़ना है। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, है ना। फेरस के बाद लेड, लेड के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जो है वो सिल्वर और सिल्वर के बाद गोल्ड। तो अगर ये हायरार्की आप याद रखते हैं तो ये ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके नीचे वाले उससे कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। अगर इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन कराना हो, जिंक से करा रहे हैं तो वो आयरन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि आयरन इसके नीचे है और ये लेस रिएक्टिव है। इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल वाले में डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो हिस्सा था ये भी हमने कवर किया।